नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ योगेश पांडे। लंबे वक्त के बाद एक बार फिर से चाचा शिवपाल सिंह यादव और भतीजे अखिलेश यादव एक ही मंच पर नजर आए। इस दौरान अखिलेश यादव ने न सिर्फ मंच पर शिवपाल सिंह यादव का स्वागत किया, बल्कि अपने चाचा शिवपाल सिंह यादव के पैर छूकर आशीर्वाद भी लिया, जिसको देखकर लग रहा है कि नेताजी के घर में अब सब कुछ ऑल इज वेल हो गया है। इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट देखिए। मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव के मैदान में रविवार का दिन अहम रहा। इस दिन मुलायम कुनबा एक मंच पर दिखाई दिया। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव से नाराज चल रहे शिवपाल यादव उनके साथ मंच साझा करते नजर आए। इस दौरान उन्होंने बीजेपी पर जोरदार हमला भी बोला। मैनपुरी के चुनाव को पहले ही अखिलेश यादव ने प्रतिष्ठा की बात बता चुके हैं, वहीं अब शिवपाल यादव ने भी इसे प्रतिष्ठा की बात बताने में जुट गए हैं। तो इसलिए प्रतिष्ठा का चुनाव है। कई बार भारतीय जनता पार्टी की भी चुनौतियों को झेल चुके हो, कई बार। और जब जब ऐसी चुनौती अगर किसी सरकार ने दी है तो बताओ, जसवंत नगर के लोगों ने उस चुनौती को स्वीकार करके विजय हासिल की है। बताओ, विजय हासिल की है कई बार। मतलब साफ है, समाजवादी पार्टी पूरी तरह से मुलायम इमोशन को मैनपुरी के चुनावी मैदान में भुनाने की कोशिश में जुट गई है। रविवार को मैनपुरी के रण में शिवपाल यादव और अखिलेश यादव के एक मंच पर मौजूद होकर डिंपल यादव के पक्ष में वोट मांगने की दुर्लभ तस्वीर सामने आई है। मंच से शिवपाल यादव ने कहा भी कि आप लोगों ने कहा है एक हो जाओ, तो लो, अब हम लोग भी एक हो गए हैं। इस बार रिकॉर्ड मतों के अंतर से डिंपल यादव को चुनाव में जिताना है। जितने यहाँ पर बैठे हुए हैं लोग, जब भी हम यहाँ पर बैठते हो या जसवंत नगर क्षेत्र के किसी भी कोने में जब जाते थे, तब कोने में क्या बात कहते थे याद है? यही कहते थे कि एक हो जाओ, तभी भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला कर सकते हैं। और इसलिए भी जरूरी था ये कि भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बहुत झूठी सरकार है। वहीं चुनावी रैली में अखिलेश यादव ने कहा है, कई बार लोग कहते हैं कि बहुत दूरियां हैं। आप सबको बता दूं कि चाचा भतीजे में कभी दूरियां नहीं थी, हमारी राजनीति में दूरियां थी। उन्होंने कहा, मैंने कभी चाचा भतीजे के रिश्ते में दूरियां नहीं मानी और मुझे इस बात की खुशी है कि राजनीति की दूरियां भी आज खत्म हो गई है। इसलिए बीजेपी को घबराहट भी हो रही होगी, क्योंकि वह जानती है कि जसवंत नगर ने मन बना लिया, करहल साथ चल दिया है और मैनपुरी के लोग समर्थन में हैं और भोगांव भी सपा के पक्ष में है। कई बार लोग कहते हैं कि बहुत दूरियां हैं। मैं आप सबको बता दूं, चाचा और भतीजे में दूरियां नहीं थी, राजनीति में दूरियां थी। चाचा भतीजे में मैंने कभी दूरी नहीं मानी और मुझे खुशी इस बात की है कि राजनीति की भी दूरियां आज खत्म हो गई। इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। जसवंत नगर से शिवपाल विधायक हैं, ऐसे में कार्यक्रम के मंच पर पूरा मुलायम कुनबा दिखा। इसका बड़ा असर आने वाले समय में भी दिखाई दे सकता है और चुनावी रणनीतियों पर भी पड़ना तय माना जा रहा है। मंच पर शिवपाल भी थे, अखिलेश भी थे और प्रोफेसर रामगोपाल यादव भी मौजूद रहे। कार्यक्रम को लेकर जो बैनर तैयार किया गया था, उसके बीच में सबसे ऊपर मुलायम सिंह यादव नजर आ रहे थे। उनके दाहिनी तरफ प्रोफेसर रामगोपाल यादव और नीचे में शिवपाल यादव की तस्वीर लगी थी। बाईं तरफ अखिलेश यादव और डिंपल यादव की तस्वीर लगी हुई थी। इसी तस्वीर ने
एकता के सूत्र को मजबूत करने के संकेत दिए हैं। न्यूज डेस्क, इंडिया वॉइस। तो एकता के सूत्र को मजबूत करने का जो आज संदेश दिया गया, ये आगे चल करके किस तरीके से काम आएगा, ये तो खैर देखने वाली बात होगी। लेकिन क्या वास्तव में अब जो कहा जा रहा था कि सैफई कुनबा में दरार जो पड़ी है, क्या वो सारी दरारें इस बार अब पड़ चुकी हैं और आने वाले समय में अब वो दरारें एक बार फिर से खुलेंगी नहीं? इसी मुद्दे पर आज चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़े हुए हैं, आपका तारुफ करा देते हैं। शैलेंद्र श्रीवास्तव जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर। शैलेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इंडिया वॉइस पर। नवीन दुबे जी जुड़े हुए हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता है। नवीन जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। राकेश सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। राकेश सिंह जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल नवीन दुबे जी आपसे ही है। आज तो अगर ये कहें कि आपके सैफई परिवार में दीपावली का त्योहार मनाया जा रहा होगा, क्योंकि वो चीज ठीक है। आप इसके पहले तस्वीरें सामने आई, भतीजे गए चाचा से आशीर्वाद लेने, वो तस्वीर सामने आई, लेकिन मंच पर जो चीजें कयास लगाई जा रही कि कब सामने आएंगे, आज वो दिन भी सामने आ गया। और जो दूरियां थी, कहा जा रहा था सियासी दूरियां, अखिलेश यादव बता रहे थे, वो भी खत्म हो गई। योगेश जी, निश्चित तौर पर आज हम सभी समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं के लिए बहुत हर्ष का दिन है और ये बहुत प्रतीक्षित दिन था। हम लोगों को सबको ये प्रतीक्षा थी कि चाचा और अखिलेश जी एक साथ आए और आज की तारीख में जब माननीय नेताजी स्वर्गवासी हो चुके हैं तो निश्चित तौर पर चाचा संरक्षक हैं, मार्गदर्शक हैं और नेताजी का स्थान नेताजी के बाद यदि किसी का आता है राजनीतिक क्षेत्र में तो माननीय शिवपाल सिंह यादव जी का आता है और हम लोगों को प्रतीक्षा थी। तो ये बहुत अच्छा संकेत है, बहुत अच्छी बात है। आज खुले दिल से खुले मंच पर आकर जिस तरीके से माननीय शिवपाल सिंह यादव जी ने, माननीय अखिलेश यादव जी ने, प्रोफेसर साहब ने, सबने एक साथ खड़े होकर अपनी एकता का जो एक संदेश कार्यकर्ताओं में दिया है, मैं समझता हूँ इससे एक एक समाजवादी कार्यकर्ता पूरी ऊर्जा से ओतप्रोत हो गया है। ठीक। और यही कारण है कि भाजपा के माथे पर हम बल पड़ेंगे। इस चुनावी डगर में क्या प्रभाव पड़ेगा आज की तस्वीरों के बाद? देखिए सर, भोजपुरी के चुनाव में निश्चित तौर पर एक बड़ा मतदाता प्रभावित आज की एकता से हुआ है। सामने जब सारी चीजें आ गई थे तो मैं समझता हूँ केवल मैनपुरी का चुनाव नहीं, 2024 के लोकसभा चुनाव बहुत बड़ा असर पड़ने वाला है। भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से फूट डालो ताजरों की राजनीति करती चली आ रही थी, अब उसको करारा जवाब मिलेगा। ठीक है। और माननीय शिवपाल सिंह यादव जी ने बहुत अच्छा जवाब दिया। चलिए, ठीक बात आपकी। राकेश जी, समाजवादी पार्टी का जो कुनबा था, जो बिखरा हुआ था, वो तो एक हो गया। और ये देखिए, नवीन जी भी कह रहे हैं कि आपके माथों पर अब शिकन बढ़ना लाजमी है। अखिलेश यादव भी ये कह रहे थे कि अब आप चिंतित हो रहे होंगे, क्योंकि आप जो ये डगर समझ रहे थे कि इतनी आसान है, अब दरअसल वो आसान रही नहीं। नवीन जी भी जो बात कह रहे थे उससे हाँ। एक दोहा याद आता है, रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े गांठ पड़ जाए। अभी कह रहे थे कि ये फूट डालो राज करो, बीजेपी की नीति है। अभी भी इनको लगता है, अभी एक मिनट, आते हैं आप पास आएंगे नवीन जी। अभी भी नवीन जी को लगता है कि शिवपाल यादव जी या जो लोग अलग हुए हैं उसमें बीजेपी की कोई राजनीति है। तो अभी भी इनके दिल में, इनके दिमाग में संशय है और इसमें दो राय नहीं है कि हर राजनीतिक दल 3 गढ़ समाजवादी पार्टी के थे, रामपुर था, आजमगढ़ था, मैनपुरी था। बाई इलेक्शन में दोनों गढ़ बीजेपी ने जीते हैं और इसी वजह से इनकी ताकत एक परिवार थी और बीजेपी की ताकत विचार है, वो अपने विचार पे आगे बढ़ रही है और इनकी ताकत परिवार थी, इस परिवार को एकजुट कर रहे हैं। लेकिन अभी भी संदेह के साथ, मन में शंका के साथ, तो वही दोहा फिर याद आता है, रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए,
टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। नवीन जी दिल को थोड़ा साफ करिए, अब तो आ गए हैं, इसके पहले भी आए थे, उसके बाद क्या हाथ हुआ आगे का आप देखिए। मुलायम जी के न रहने पर चाचा का महत्व समझ में आया है, इसके लिए आपको बधाई। चलिए, मतलब आपका अभी भी ये कहना है कि जो गांठ पड़ी हुई है, रिश्तों में जो दरार आ गई है, जो मन में खटास है, वो आने वाले समय में मिटने वाली नहीं है, टीस समय समय पर उभरती नजर आएगी, ये आप कह रहे हैं साफ तौर पर। ठीक है शैलेंद्र जी, आप इस पूरे घटनाक्रम को किस नजरिए से देखते हैं? घटनाक्रम हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ऐसी प्रक्रियाएं पहले भी हो चुकी हैं। ये वाकया जो आज देखने को मिला, पहले भी एक साथ आए और उसके बाद फिर लेटर बम फूटे कि आपको जहां सम्मान मिल रहा हो वहां आप चले जाइए, उधर से भी जवाब भाई पहले ये हुआ कि बैठक में हमको बुलाया नहीं, तमाम सारी चीजें हुई। लेकिन क्या आज के इस मिलन समारोह के बाद अब आने वाला समय जो होगा वो ऐसे ही इसी सूत्रधार में पिरोता हुआ बंधा हुआ नजर आएगा क्या भविष्य में? हाँ, ये दो महत्वाकांक्षाओं का एक तरह से मिलन है। दोनों तरफ से ये था कि मुझे क्या जरूरत है दूसरे की, और एक समय तक तो दोनों ने एक दूसरे को अपनी अपनी ताकत का एहसास कराया। बाद में समझ में आ गया कि दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, और अगर मिलजुल करके रहेंगे तो शायद बेहतर पोजीशन में आएंगे। अब ये बात समझ में आ गई है, और जब समझ में आ गई है तो निश्चित रूप से एका जो भी होता है वो उसमें ताकत होती है। और ये अखिलेश जी की दूरदर्शिता कही जाएगी, या उनके अंदर आ रही परिपक्वता कही जाएगी कि उन्होंने फिर से जोड़ने का काम किया, और एक तरह से शिवपाल जी को उन्होंने मना लिया है। और शिवपाल जी के लिए भी एक बड़ी बात है कि जिस तरह से उनका शुरू से समाजवादी पार्टी पर एक अधिकार रहता था मुलायम सिंह जी के समय में, तो उसको पचाने में समय लगता है। इतने अरसे में उन्होंने ये पचा लिया कि ठीक है, हम ही एकमात्र नहीं है, और भी लोग हैं। तो इस तरह से दोनों ही की जो महत्वाकांक्षाएं थी, जो बहुत ज्यादा बढ़ी हुई थी, वो धीरे धीरे करके अपने लिमिट में आ गई। और अब ये जो मिलन हुआ है ये लंबे समय तक चलेगा, ऐसी उम्मीद की जा सकती है। अच्छा, मैंने एक चीज और यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दिया, क्योंकि जो मिलन समारोह की तस्वीरें आई या फिर जो ट्विटर के जरिए जो बातें सामने निकल करके आ रही हैं, एक साल पहले का अगर हम जिक्र करें, जब विधानसभा के चुनाव थे उससे पहले, जब समाजवादी पार्टी और प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के एक साथ आने की बात हुई, जब मुलाकात हुई दोनों नेताओं की, तब अखिलेश यादव ने ट्वीट करके एक बात कही थी कि प्रसपा अध्यक्ष से मुलाकात हुई। अब जो मुलाकात हुई थी, जब अब की इस बार ट्वीट आया तो उसमें उन्होंने कहा बड़ों का आशीर्वाद। मतलब जो इस बार अब विनम्रता देखने को मिली है शब्दों में, वो क्या वास्तव में, क्योंकि जो भाषा में अक्खड़पन होता था पहले अखिलेश यादव के, उसमें भी कहीं ना कहीं कुछ बदलाव हुआ है क्या? निश्चित रूप से, जब तक पढ़ती नहीं तब तक आदमी समझता नहीं और समझता नहीं। अब तक अखिलेश जी को बना बनाया सब कुछ मिला था। दरअसल मुलायम सिंह जी द्वारा बनाई गई पार्टी थी, उनके द्वारा दिया गया एक रास्ता था। उन्होंने बताया रथ यात्रा निकालो, तो रथ यात्रा निकाल लिया उन्होंने। उनके द्वारा ये था कि अच्छा यहाँ पर इस कार्यक्रम में पार्टिसिपेट कीजिए, इस पद पर रहिए, वो उसी हिसाब से बनी बनाई व्यवस्था को चला रहे थे। जोड़ने का काम नहीं किया था। ठीक है, उन्होंने पदयात्रा की थी, पदयात्रा का एक माहौल बनाने में काम होता है, लेकिन जोड़ने का जो काम था, जो काम मुलायम सिंह जी करते रहे बखूबी, छोटे छोटे तिनकों को जोड़ा था उन्होंने। वो रास्ते से कहीं भटकते नजर आए अखिलेश यादव जी। ठीक है। तो अब ये बात समझ में आ गई अखिलेश जी को, और दरअसल विपक्ष में रहते हुए जब इतना लंबा समय होता जा रहा है, और जब सत्ता की जो एक खिंचाव होती है, आकर्षण, वो नहीं रहा, तब वास्तविकता से इनका सामना पड़ा। पिछले 5 साल में इन्होंने बहुतों को खोया और बहुतों को समेटा। अब ये दूसरी पारी जो है ये इनको पूरी तरह से मैच्योर करेगी, और आप देखेंगे अखिलेश जी में बहुत बड़ा परिवर्तन देखने को भी मिलेगा, क्योंकि अब इनको बांधे भी रखना है, एक तरफ जोड़ना है, दूसरी तरफ जोड़े रखना भी है। बिल्कुल। ये दोनों काम करने के लिए बहुत ही उदारता की जरूरत पड़ेगी, और बहुत ही ज्यादा मिलनसार होने की जरूरत पड़ेगी। बिल्कुल। नवीन जी देखिए, विनम्रता का अभाव बेहद जरूरी है, और आप भी इस बात को मुझे लगता है मानेंगे कि जिस तरीके से चाचा शिवपाल यादव ने तो कई बार कहा, वो तो अक्सर कहा करते थे कि फोन का उन्हें इंतजार है, उसके बाद वो बताएंगे। कभी मीडिया के सामने वो अपनी बात रखते ही नहीं थे, वो फोन की ही बात किया करते थे। लेकिन ठीक है,
अब जैसी स्थिति बनी, अभी जिस तरीके से शैलेंद्र जी ने कहा कि जो स्थितियां परिस्थितियां हुई उनको भांपते हुए अखिलेश यादव आए, लेकिन देर से आए, दुरुस्त आए, ठीक है, चलिए आपको परिवार में एकता होने की बधाई भी है। लेकिन वास्तव में बड़ी चुनौती यह है कि आगे आने वाले समय में ऐसी शालीनता और विनम्रता को बनाए रखना। और दूसरी बात, राकेश जी ने कहा है कि एक बार जो गांठ दरार पड़ जाती है रिश्तों में, वो फिर पहले जैसी बात आती नहीं है उसमें। योगेश जी, मैं जवाब देता हूँ पहले राकेश जी की बात का। राकेश जी ने कहा रिश्तों में जो दरार पड़ जाती है, वो गांठ आ जाती है, रहमन धागा प्रेम का मत तोड़े, चटकाए टूटे से फिर ना जुड़े जुड़े गांठ पड़ जाएगी, वो कह रहे थे। देखिए ऐसा है, राकेश जी को ये समझना चाहिए कि ये जो रिश्ता माननीय अखिलेश जी और माननीय शिवपाल सिंह यादव जी के बीच का है, ये रिश्ता ना तो अखिलेश जी का बनाया हुआ है, ना शिवपाल जी का बनाया हुआ है। ये पैतृक रिश्ता है, ये इनको दैवीय रिश्ता मिला है। भगवान ने इस रिश्ते में बांधकर दोनों को भेजा है। इसको तोड़ने का हक किसी को है ही नहीं, और कोई चाहेगा तो नहीं तोड़ सकता है। तो ये पता नहीं कौन सी आस लगाए भारतीय जनता पार्टी के लोग बैठे हैं, जो ये सोचते हैं कि लोगों के परिवार टूटेंगे और घाट पड़ जाएगी और ये हो जाएगा और वो हो जाएगा। अरे भाई, ये रिश्ता रक्त का रिश्ता है, पुराना वंशानुगत रिश्ता है, भगवान का बनाया हुआ रिश्ता है। इसको तोड़ने की हैसियत किसी की नहीं है, पहली चीज। अब दूसरी चीज आती है राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में हम बात करते हैं, क्योंकि राकेश भाई भी हमारे राजनीतिक दल को, सत्ताधारी राजनीतिक दल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। उनको ये समझना चाहिए कि आप चाहे मध्य प्रदेश की राजनीति ले लीजिए, चाहे आप बिहार का सीट देख लीजिए, चाहे आपने जो प्रयास राजस्थान में करने की कोशिश की, चलिए उधर नहीं जाएंगे नवीन जी, लेकिन आपने जो ये रिश्ते की बात की, आपने रिश्ते की बात की, देखिए आपने रिश्ते की बात की, ये प्रभु ने, ये ईश्वर ने जो है रिश्ते बांध करके भेजे हैं, ये यहाँ नहीं बनाए गए हैं। रिश्ते तो अपर्णा यादव के भी ऊपर से बन के आए हैं, रिश्ते भी तो और भी अन्य लोगों के हैं जो ऊपर से बन के आए हैं, लेकिन वो आपसे अलग हो गए, उनकी राहें जुदा हो गई। योगेश जी, मैं उससे भी आता हूँ। अभी आप करिएगा, थोड़े समय के बाद में अपर्णा जी आज भी परिवार का हिस्सा है, वो परिवार से अलग नहीं है। उनकी वैचारिक स्वतंत्रता है, यही तो लोकतंत्र है समाजवादी पार्टी परिवार में, यही तो लोकतांत्रिक व्यवस्था है। तो बहू को अगर लगता है कि उनको कोई और दल पसंद है, वो गई, किसी ने आपत्ति नहीं की, तो कोई जरूरत नहीं आपत्ति करने की। वो अपना महसूस करेंगे, परिवार के साथ वो आज भी है, आगे भी रहेंगे, और राजनीतिक क्षेत्र में मैं समझता हूँ बहुत जल्दी वो समाजवादी परिवार वापसी करेंगे। ठीक। और ये बहुत करारा झटका होगा भारतीय जनता पार्टी, जो घरों को तोड़ती है, दलों को तोड़ती है, परिवारों को तोड़ती है, समाजों को तोड़ती है, संप्रदायों को तोड़ती है। भाई ये बात तो मैं, ये बात जो आप कह रहे हैं कि घरों को तोड़ती है बीजेपी, ये तो अभी तक हम गांव देहात क्षेत्रों में सुना करते थे कि भाई वहां की महिलाएं आपस में चर्चा करती हैं कि घर तोड़ने का काम किया जा रहा है, उनकी बहुओं को भटकाने का काम, तमाम सारी चीजें ऐसी वहां पर चर्चाएं होती हैं। आप बीजेपी पर ऐसा आरोप लगा रहे हैं? नहीं कर रही हो, हाँ। चलिए राकेश जी बताएंगे। राकेश जी देखिए, बड़ा झटका लगेगा। एक चीज और, मैंने अपर्णा यादव का भी यहाँ पर जिक्र किया। आज एक कार्यक्रम था लखनऊ के गोमती नगर में, कहीं पर कार्यक्रम था, वहां पर अपर्णा यादव गई थी। तो मैं उनकी जब पत्रकार उनसे पूछने के लिए पहुंचे तो मैं उनकी बाइट देख रहा था, सुन रहा था। उनके चेहरे पर वो भाव नहीं था जो पहले होता था। उनसे कई बार जब ये पूछा गया इस चुनाव को लेकर के, तो वो हर बार उनका एक ही जवाब था कि ये वो चुनाव लड़ रहे हैं, अखिलेश यादव से पूछिए, जो चुनाव लड़ रहा है उनसे पूछिए, इस बारे में हम कुछ नहीं कहेंगे। गाड़ी के अंदर बैठते बैठते उन्होंने एक शब्द कहा बस, जब उनसे पूछा गया कि जीत किसकी होगी, कई बार पूछने के बाद उन्होंने कहा, केवल इतना कहा, बीजेपी। यानी अब अपर्णा यादव भी संशय में हैं क्या वास्तव में? क्योंकि जो उनका भाव भी आप चाहें तो आप भी देखिएगा, और जो उनका भाव हमने पढ़ा और जो उनकी जो वक्तव्य थे वो ऐसे कभी इसके पहले आते नहीं थे। देखिए, अपर्णा जी ने क्या सवाल पूछा गया, क्या जवाब दिया। उन्होंने कहा कि बीजेपी जीतेगी। ये तो एक विषय है, आप भाव भंगिमाओं को पढ़ रहे हैं, वो अलग बात है, कि आपका वो है, स्वतंत्रता है। लेकिन नवीन भाई ये कह रहे थे कि अब जो है बीजेपी बौखला गई है। अरे धर्मेंद्र यादव को तो अपने गढ़ आजमगढ़ में आपने लड़ाया था, आपका गढ़ रामपुर खास था, वो रामपुर था, दोनों तो आप हारे हैं। और 22 में तो पहली बार तो चाचा मिले नहीं है आपसे,
इसके पहले भी मिले हैं, 22 में तो मिल के आप लोग लड़े, और मिलने के बाद क्या हुआ? तो पहली बार मिले नहीं, हम जो पीछे की घटनाएं हैं उसके आधार पर रहीमन का दोहा सुनाया नवीन जी को। रही बात चुनावी परिदृश्य की, तो परिवार से आगे छोड़िए, सोचिए, और जब तक आप परिवार से आगे नहीं सोचेंगे तो नवीन जैसे कार्यकर्ता समाजवादी पार्टी के निराश होंगे, क्योंकि अगर खाली होती है सीट, एक जगह आप धर्मेंद्र यादव को लड़ाते हैं और मुलायम सिंह जैसे नेता के निधन के बाद आप अपनी पत्नी को लड़ाते हैं, फिर चाचा से उम्मीद करते हैं कि वो जिताएं, इस विचार से जब ऊपर उठ जाएंगे तब कहीं जाकर आप पटरी पे आएंगे। नवीन भाई, परिवार से ऊपर उठकर समाजवादी विचार को थोड़ा अपनाइए, और थोड़ा स्पीड भी जो कार्यक्रमों का, दौरों का, सोचने का तरीका है वो भी थोड़ा अखिलेश यादव का बदलेगा, और नवीन भाई का भी थोड़ा भविष्य उज्जवल होगा। नहीं तो कोई चाचा आएंगे, कोई भतीजे आएंगे, कोई भाई आएंगे, कोई भाभी आएंगी, और नवीन जी हमारे साथ बात करते रह जाएंगे। मैं चाहता हूं कि नवीन जी सलाह दे अपने नेतृत्व को, थोड़ा परिवार से निकलकर उस विचारधारा को आप मानते हैं, आप कहते हैं कि आप लोहिया की विचारधारा को मानते हैं, आप गणेश्वर जी की विचारधारा को मानते हैं, तो जब तक आप परिवार की खूंटियों से बने रहेंगे तब तक आपका जो मोक्ष है, सत्ता का मोक्ष है, वो आपको मिलने वाला नहीं है। विचार के पटरी पर वापस लौटिए नवीन जी, आपका भविष्य इसी में। मैं आपकी बात का जवाब दूं आदरणीय राकेश जी? जी देखिए, ऐसा है, राजनीति में महत्वाकांक्षाएं और विचारधाराएं दो बड़ी चीजें होती हैं। मुझे नहीं पता है कि आप किस विचारधारा के तहत भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हैं, लेकिन हम प्रॉपरली समाजवादी विचारधारा को पढ़ के, लोक नायक जयप्रकाश नारायण को पढ़ के, डॉक्टर लोहिया को पढ़ के और मुलायम सिंह जी के सानिध्य में काम करके अपनी राजनीति का आरंभ हमने अगर कभी किया था तो 1989 में मुलायम सिंह जी के नेतृत्व में किया था। तो हम लोगों ने उनको बहुत करीब से समझा है, देखा है, और उस समाजवाद को हम समझते हैं। और अभी आप जो बात कह रहे हैं, हमें आप सलाह दे रहे थे, मैं एक सलाह भारतीय जनता पार्टी को देना चाहता हूं। तो क्या आपके पास मैनपुरी में भारतीय जनता पार्टी का कोई विश्वास प्राप्त समर्पित कार्यकर्ता नहीं था, जो आपको समाजवादी पार्टी के पूर्व सांसद जो इटावा के सांसद रहे, हाल ही में भाजपा ज्वाइन करी और उनको टिकट देना पड़ गया? क्या आपको भरोसा नहीं था अपने कार्यकर्ताओं में मैनपुरी में? क्या प्रेम सिंह साथी जी इतने खतरनाक हो गए थे भाजपा के लिए? ठीक ये जवाब आपसे मांगूंगा मैं। ठीक है, जवाब देंगे राकेश जी, लेकिन उससे पहले दरअसल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं और उसके बाद चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है और चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ सभी मेहमान लगातार बने हुए हैं, लेकिन उससे पहले आपको सुनवाते हैं कि इस दौरान अखिलेश यादव और शिवपाल यादव ने क्या कुछ कहा। नेताजी ने कभी भी जसवंत नगर के लोगों को अपने दूर का नहीं समझा, अपने परिवार का सदस्य ही समझ करके उन्होंने जिंदगी भर यहाँ के लोगों के बीच में काम किया। मैंने कई मौकों पर कहा कि नेताजी ने मैनपुरी को बनाया और मैनपुरी की जनता ने नेताजी बनाया, और सच्चाई यह है कि जीवन भर के संघर्ष ने और आप लोगों के सहयोग ने नेताजी को देश में नेताजी बनाने का काम अगर किसी ने किया तो जसवंत नगर विधानसभा के लोगों ने। कई बार लोग कहते हैं कि बहुत दूरियां हैं। मैं आप सबको बता दूं, चाचा और भतीजे में दूरियां नहीं थी, राजनीति में दूरियां थी। चाचा भतीजे में मैंने कभी दूरी नहीं मानी, और मुझे खुशी इस बात की है कि राजनीति की भी दूरियां आज खत्म हो गई। इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। जितने यहाँ पर बैठे हुए हैं लोग, जब भी हम यहाँ पर बैठते हो या जसवंत नगर क्षेत्र के किसी भी कोने में जब जाते थे, तब कोने में क्या बात कहते थे याद है? यही कहते थे कि एक हो जाओ, तभी भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला कर सकते हैं। और इसलिए भी जरूरी था ये कि भारतीय जनता पार्टी
और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बहुत झूठी सरकार है। पूछना चाहते हैं यहाँ पर जसवंत नगर के चारों ब्लॉक में, बताइए भारतीय जनता पार्टी जब से आई है, सड़क से लेकर के, ट्यूबवेल से लेकर के, बिजली से लेकर के, बताओ कोई काम हुआ है? बता दो एक भी काम कहीं पर हुआ है? सड़कों की मरम्मत भी नहीं हो पा रही, नहरों में पानी नहीं, और केवल बिजली के छापे, और छापों के साथ साथ जुर्माना, मुकदमा, यही तो हो रहा है। तो सुना आपने दोनों नेताओं को। अब चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, हमारे साथ सभी मेहमान लगातार बने हुए हैं। शैलेंद्र जी के पास आएंगे, लेकिन उससे पहले एक बात कह देते हैं। दरअसल राकेश जी ने भी कहा कि परिवार से बाहर आना पड़ेगा, और नवीन दुबे जी जैसे लोग कब तक ऐसे रहेंगे, उनको भी मौका मिलना चाहिए। नवीन जी ने भी एक बात रखी कि शाकिर साहब को, जो कि समाजवादी पार्टी से ही गए हैं, उनको टिकट मिल गया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के भी कई ऐसे नेता हैं पुराने जो वहां पर जमीनी स्तर से जुड़े हुए हैं, उनको टिकट क्यों नहीं दिया। देखिए, दोनों लोगों को एक बात समझनी चाहिए कि दरअसल ये सत्ता की चाह जो होती है ना, बहुत बुरी होती है। पार्टी ये नहीं देखती कि हमारा कार्यकर्ता कितना पुराना है, पार्टी ये देखती है कि जीत किसकी होगी। और दूसरी बात, यदि समाजवादी पार्टी डिंपल यादव को इस मैदान में नहीं उतारती है इस सीट से, तो जो आज तस्वीर सामने आई है, ये तस्वीर शायद सामने नहीं आती, क्योंकि यहां पर प्रतिष्ठा बहू की है। और फिर चाहे वहां धर्मेंद्र यादव को या किसी अन्य व्यक्ति को वहां पर परिवार से खड़े किया जाता, तो मुझे नहीं लगता कि अखिलेश यादव इतना पोलाइट होते और शिवपाल यादव इतनी जल्दी मान जाते। ये दोनों तस्वीरें अलग अलग हो जाती। शैलेंद्र जी, क्या हम गलत कह रहे हैं क्या? सस्ती तब तक जो है अंदर से आवाज में नहीं होती है, और क्योंकि डिम्पल जी को वहां से चुनाव लड़ाना रहा, हाँ। तो इस वजह से सारे तरह के, देखिए, उदारता, सारे तरह के नवीन प्रयोग अब सब दिखेंगे। और इनडायरेक्ट में इसी बहाने जो परिवार में थोड़ा सा मनमुटाव हो गया था, वो भी दूर हो जा रहा, और ये ठीक ही है इनके लिए। हाँ, ये है कि अगर नेताजी के जीते जी ये सब होता तो शायद ज्यादा अच्छा लगता, क्योंकि उनकी कोशिश थी कि सब एक साथ रहें, और तो ये उनकी खासियत भी रहती थी नेताजी की कि वो सबको जोड़ कर चलते थे। हर तरह के लोग, मतलब शरीफ से लेकर दुर्जन तक, सबको एक ही पाले में एक ही साथ बैठाते थे, और ये उनकी खूबी थी। और अब ये उनके न रहने पर मजबूरी में ही से ही अखिलेश जी ने और शिवपाल जी ने इस बात को समझा है। तो उम्मीद करते हैं कि समाजवादी पार्टी में अब ये एकता और ये मजबूती का काम करेगा, क्योंकि शिवपाल जी शुरू से मुलायम सिंह जी के सेकंड हैंड के रूप में काम करते रहे। वो सारे बिल्कुल ठीक बात आप कह रहे हैं। उन्होंने आज भी कहा कि हमने कभी नेताजी को निराश नहीं किया और उनकी कभी कोई बात काटी नहीं। लेकिन यहाँ पर सवाल ये उठता है कि अब चर्चाएं, इस तस्वीर के आने के बाद सियासी हलकों में जो चर्चाएं होने लगी हैं, वो ये कि स्थिति 2012 वाली तो नहीं बन रही है जब डिंपल यादव निर्विरोध सांसद बन गई थी, लेकिन 14 वाली स्थिति जो है वो बनती नजर आ रही है। अब राह बहुत आसान नजर आने लगी समाजवादी पार्टी का। क्या वास्तव में ऐसा है क्या कि अब भारतीय जनता पार्टी लड़ाई से ही दूर हो गई? नहीं, लड़ाई से तो दूर नहीं है। ये सोचना बहुत बड़े मुगालते में रहना है। हाँ, ये इतना जरूर है साइकोलॉजिकली कि अब समाजवादी पार्टी ये कहेगी कि हमारे यहाँ अंतर विरोध नहीं है। हाँ। क्योंकि उसी क्षेत्र से शिवपाल जी का रहना और उनकी मजबूत स्थिति का होना, उसी जाति का होना, उसी परिवार का होना, तो वो एक इनके लिए संबल का काम करेगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का जो अपना वोट बैंक है, जो समर्थन है, जो उनका बढ़ा हुआ कारवा है, वो सब उनके साथ है, और साथ ही साथ उनकी पार्टी सत्ता में है। और ये देखा जा रहा है कि जो भी सत्ता में है वो डायरेक्ट नहीं तो इनडायरेक्ट उसका लाभ ले ही रहा है। आप भले इसको खुले तौर पर साबित न कर पाए, लेकिन महसूस सभी लोग करते हैं। ठीक। तो वो सारे प्रयास और सारे कोशिशें इनके द्वारा की जाएंगी। हाँ।
तो भारतीय जनता पार्टी कहीं से कमजोर नहीं है वहाँ पर। हाँ, ये है कि मानसिक रूप से सपा को बढ़त मिल गई है। हाँ। और जो वहाँ पर कार्यकर्ताओं में एक अच्छा संदेश गया है, स्वस्थ संदेश गया है, और उसका लाभ कहीं ना कहीं सपा को मिलेगा। लेकिन नवीन दुबे जी, आप मुगालती में मत रहिए। देखिए, अभी राकेश जी ने भी कहा कि जो आपके अन्य किले थे उनको तो धराशायी कर दिए, उन किलों को भेज दिया। और यही बात शैलेंद्र जी भी कह रहे हैं कि ऐसा मत सोचिए अभी कि अब लड़ाई से दूर हो गई है भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी की रणनीति और उनके कार्यकर्ता बिल्कुल आपसे कहीं भिन्न नजर आते हैं। देखिए साहब, ऐसा है कि मैं आपको बता दूं, मैनपुरी की हम बात करते हैं, हाँ। उसके बाद हम उस विषय पे भी आएंगे, रामपुर और आजमगढ़ की भी आज बात कर लेंगे। मैनपुरी का जहां तक सवाल है, मैनपुरी को 8 साल के अंदर, जब से मोदी जी सरकार में आए हैं, मैनपुरी के किसी बच्चे से, सीमावर्ती जिले से, लोकसभा क्षेत्र से ये पूछ के बता दीजिए कि मैनपुरी जनपद को दिया क्या है योगी जी, मोदी जी की सरकार ने और योगी जी की सरकार ने। पहली चीज, एक रेलवे लाइन जो इटावा से मैनपुरी को जोड़ती है, उस रेलवे लाइन पर ट्रेन, लोकल ट्रेन कितनी फ्रिक्वेंसी पर चल रही है, क्या स्थिति है। आप एक लहसुन की बड़ी मंडी के रूप में देश के अंदर विख्यात है मैनपुरी। मैनपुरी बहुत उत्पादक जिला है, बड़ा अच्छा जिला है। सराउंडिंग नियरेस्ट है उसकी, एटा, इटावा, मैनपुरी, फरगा, उसका सेंटर है ये। आगरा से सेंटर है, मध्य प्रदेश के पास है। आपने मैनपुरी को जितना बैकवर्ड बना के रखा, वहाँ जो भी डेवलपमेंट आज तक कोई ईंट लगी हुई है तो माननीय नेताजी के समय की लगी हुई है। और यही प्यार जनता का है नेताजी के साथ में। और आपकी बार इस चुनाव में मैनपुरी की जनता डिम्पल जी को, समाजवादी पार्टी को वोट करके नेताजी को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करेगी। और मैं गारंटी लेता हूं कि ऐतिहासिक वोटों से हारेगी भाजपा वहां पर। अब आते हैं आजमगढ़ की बात पे, जो राकेश भाई कह रहे थे, आजमगढ़ और रामपुर। राकेश भाई, आजमगढ़ और रामपुर की गांवों के अंदर के जो वोट है ना, जहां 8-8 हजार वोट थे, उत्तर प्रदेश की योगी जी की पुलिस ने लोगों को वोट डालने नहीं निकलने दिया। और उन गांवों का अगर आप वोट डालने का हिसाब किताब देखेंगे तो एक एक गांव से 8 वोट, कहीं 18 वोट, कहीं 12 वोट पड़े हैं। तो वो कौन से गांव थे, कौन से वोट थे, ये आपको भली भांति पता है। उन वोटरों को नहीं निकलने दिया आपने। और यही कारण है कि आप 8,000 से वहां जीते हैं आजमगढ़ में। जो आजमगढ़ हम हमेशा जीतते चले आए हैं। और अभी 2024 के चुनाव में जो पूरे विश्व का मीडिया यहाँ फोकस करेगा, आपकी बेईमानी चलने वाली नहीं है, न सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग कर पाएंगे। ये मैं आपको बताना चाहता हूं। चलिए, दुरुपयोग करना भी नहीं चाहिए। चुनाव जीते, आप छलतंत्र से चुनाव जीते, जनतंत्र के दम पर चुनाव नहीं जीते। लेकिन देखिए, जैसा अभी आपने कहा ना कि मैनपुरी का जो आपने इतिहास बता दिया कि वहाँ पर ये हुआ वो हुआ, मैंने जो पढ़ा है कि जब इंदिरा जी ने इमरजेंसी लगाई, उसके बाद जब चुनाव हुए लोकसभा का, तो खैर कोई बात ही नहीं। लेकिन आजमगढ़ का जब उपचुनाव कराया गया 77 में, तो उस दरमियान भी यही था कि भाई कांग्रेस का प्रत्याशी अगर उतरेगा तो आजमगढ़ सीट फतेह नहीं कर पाएगा। हमने जो पढ़ा, इंदिरा जी से भी लोगों ने यही बताया, यही उन तक संदेश गया। उन्होंने कई लोगों से राय मशविरा ली, लेकिन पता नहीं उनको किसने बता दिया, ये तो खैर नहीं पता। लेकिन उनको किसी ने बताया कि नहीं, आप चुनावी मैदान में उतारिए अपने कैंडिडेट को, और उन्होंने उतारा मोहसिन किदवई को, जो कि बाराबंकी के रहने वाले, वहां उन्होंने चुनावी मैदान में उन्होंने उतारा, और जनता पार्टी का कैंडिडेट हार गया। वहां पर वो भी तो दावा कर रहे थे कि भाई, और उनको फीडबैक जो जा रहा है इंदिरा जी को, वो भी जा रहा था कि आप चुनाव जीत नहीं पाएंगे, आप बैकफुट पर आ जाइए। लेकिन इंदिरा जी उन्होंने उतार दिया मैदान में, फतह कर ले गई। तो सत्ता परिवर्तन तो नहीं हुआ, लेकिन एक मैसेज जाने का काम किया। राजनीतिक परिदृश्य में एक मैसेज गया। तो ये इतने हल्के में किसी को लेना, मुझे लगता है गलती कर जाएंगे आप नवीन जी। नहीं, हम हल्के में योगेश जी बिल्कुल नहीं ले रहे हैं। हल्के में, और उसके बाद बहुगुणा साहब का भी आपने एक जिक्र देखे होंगे, वहां पर भी तमाम सारी हेमवती बहुगुणा को लेकर के किस तरीके से तमाम सारी चर्चाएं थी। बिल्कुल, बहुगुणा का वंदन है, माते का चंदन है, क्या क्या नारे दिए गए। लेकिन उनके सामने जब आप एक ऐसे सिने स्टार को लाके खड़ा कर देंगे तो 2 पीढ़ियां, जनरेशन गैप था वहां पर। एक जनरेशन जो थी वो हेमवती नंदन बहुगुणा जी के साथ थी, लेकिन नई जनरेशन जो थी वो अमिताभ जी के साथ थी। और वो जनरेशन गैप
एक ठीक बहुत है। बड़ा फैक्टर था उस चुनाव का। हाँ, मैं तो ये आपको सारी चीजें देखना पड़ेगा। नहीं, देखिए फैक्टर बहुत नहीं, मायने हम- रखते हैं। हम 3 चीजें देख रहे हैं, हाँ। मैं आपको बताना। देखिए ऐसा है, जनता मैनपुरी की एक तरफा वोट कर रही है समाजवादी पार्टी को, इसमें लेश मात्र भी संदेह नहीं। दूसरी चीज आती है, इनके पास सरकारी मशीनरी है, मिसयूज ऑफ पावर है, ये वो करने की कोशिश करेंगे। लेकिन मैं आश्वासन देता हूं और मैं इतना आश्वस्त हूं कि मैनपुरी की जनता बहुत कायदे से जवाब देना जानती है और इस देश की सेनाओं में बहुत चलिए बड़ा अच्छा है, क्या होगा हिस्सा वो आने वाला वक्त मैनपुरी के बताएगा। लोगों लेकिन का शाकिर है, साहब भी कह रहे हैं कि अगर रिप्रेजेंट करता है शाक मैनपुरी। ठीक है, आ रहे हैं राकेश जी का कमेंट ले लेते हैं, क्योंकि शाकिर साहब भी कह रहे हैं अगर जितना अधिकार अखिलेश यादव का है उतना अधिकार उनका भी है। वजह वो ये बता रहे हैं कि हम भी तो शिष्य हैं, तो शिष्य का कोई अधिकार ही नहीं उस सीट पर। राकेश जी देखिए, आपको ठीक है आप अपनी बात रखें, लेकिन इसके साथ एक सवाल जोड़ देता हूं कि क्या आपको लगता है, क्योंकि सुभाषपा ने भी अपना कैंडिडेट उतार रखा है मैदान पर वहां, तो क्या आपको लगता है कि आपका वोट बैंक कटेगा? देखिए नवीन भाई अभी से बहाना ढूंढना शुरू कर दिया हाँ। कि आजमगढ़ में पुलिस मशीनरी, सरकारी मशीनरी, तो अभी से समाजवादी पार्टी हारने के बाद क्या बहाना बनाएगी, उसकी तैयारी नवीन भाई शुरू कर दिए है कि ये चीजें हैं जिसकी वजह से हम हार गए। और दूसरी बात, सब कुछ ठीक नहीं है। आप आजमगढ़ के चुनाव में आप देखते हैं तो कितनी रैलियां नवीन जी किया था अखिलेश यादव ने आजमगढ़ में, कितनी बार गए थे, भाई लड़ रहा था। आप जब डिम्पल यादव चुनाव लड़ रही हैं तो आप शिवपाल जी से मिल रहे हैं, शिवपाल जी अपने भाई से मिल रहे हैं, भाई शिवपाल जी को कन्विंस कर रहे हैं, तो क्या सब कुछ ठीक है? आप धर्मेंद्र यादव को अकेले आपने छोड़ दिया। धर्मेंद्र यादव के लिए एक आपने रैली नहीं की, एक कन्वेंसिंग नहीं की, एक वोट नहीं मांगा, और डिम्पल के लिए आपने सारी ताकत झोंक दी। ये परिवारवाद होता है। राकेश जी, अब ये फैसले भी क्या भाजपा से पूछ के करेगी समाजवादी पार्टी? ये फैसले भी समाजवादी पार्टी नहीं, भाजपा ये से हम पूछ के समझ लिए? रहे हैं, ये हम समझ रहे क्या हैं। और आप सलाह दे रहे हैं? आप सलाह दे रहे हैं या सभा ज्वाइन करने महाराज का सब कुछ बता ठीक रहे हैं? नहीं है, और बहाने थोड़ा ठीक ठाक ढूंढिए, क्योंकि हारने जा रहे हैं या ये बहाने नहीं चलेंगे। सारी मीडिया आजमगढ़ में भी थी, भाई सारी साहब, मीडिया रामपुर हम कास्ट तो में भी थी। यही आग्रह करेंगे कि काश यहाँ पे मोदी, अमित शाह जी या योगी जी पर क्या कर लेते तो उनको अरे बहाने लोकप्रिय है वो। अरे बहाने थोड़ा मजबूत रखिए नवीन भाई। तैयारी हमारे बहाने नहीं है, हम तो वास्तविकता बोल रहे हैं। मैं तो अभी भी क्षेत्र में बैठा हूँ, हम तो अभी भी मैनपुरी में ही हैं, हम अभी भी सही बोल रहे हैं। आपकी बात से निकल आया, और आप पहले ही बार में कह दिया, पहले ही अपने संबोधन में कह दिया कि आपकी वास्तविकता बता, हमने आपकी वास्तविकता बताई, भारतीय जनता पार्टी का तो ये स्थिति है। बहाने थोड़ा मजबूत ढूंढिए, क्योंकि हारने जा रहे हैं यहाँ। तैयारी तो कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा अच्छी तैयारी करिए। अच्छा एक चीज बता दीजिए राकेश, छोटा सवाल है मेरा। मैनपुरी हारने की जिम्मेदारी कौन लेगा आपके यहाँ? मोदी जी लेंगे, अमित शाह जी लेंगे या योगी जी लेंगे? ये बता दीजिए। छोटा कार्यकर्ता, देखिए आपका ट्रैक रिकॉर्ड, तो 2 आपके गढ़ हारे अभी उपचुनाव में। ट्रैक रिकॉर्ड आपका है, तैयारी आप कर रहे हैं। हम जीतने के लिए लड़ते हैं और जीतने की तैयारी करते हैं, बहाना आप ढूंढ रहे हैं। और हम जो 2022 लड़े थे, आपको ध्यान रखना चाहिए 2024 सामने है। हम 43 से गठबंधन के साथ 125 पर पहुंचे हैं, और ये 2022 का चुनाव है। लोकसभा में आपको पता चल जाएगा कि आप कितने पानी में उतरा रहे हो और हम कितनी गहराई में। नवीन भाई आपको शुभकामनाएं ये देता हूँ और सलाह भी देता हूँ कि अखिलेश यादव राहुल गांधी न बने, थोड़ा मुलायम सिंह से सीखे, लोहिया से सीखे, जनेश्वर जी से सीखे। अगर यही रास्ता रहा तो राहुल गांधी बनने में देर नहीं। चलिए कौन क्या बनेगा वो जनता बताएगी, जनता डिसाइड करेगी। आपके पसीने छुड़ा रखे भाजपा के साउथ में। ठीक है नवीन जी राकेश जी आते हैं आपके पास, आएंगे। एक कमेंट ले लेते हैं शैलेंद्र जी का। कौन क्या होगा वो जनता के हाथों में। देखिए ना तो नवीन जी आप डिसाइड कर पाएंगे, ना राकेश जी, ना हम, और ना शैलेंद्र जी। ये जनता डिसाइड करेगी कि कौन किसको क्या बनाना है। देखिए अभी जिस तरीके से ये बातें हो रही हैं कि वहां पर कौन जीतेगा कौन हारेगा ये आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन सवाल यहां पर यह है 2 सीटों को लेकर के आपने कहा कि 2 सीटें आपने फतेह की हैं, रामपुरा और आजमगढ़। आजमगढ़ का जितना मेरा कैलकुलेशन कहता है कि अगर वहां पर गुड्डू जमाली मैदान पर ना होते तो समाजवादी पार्टी के लिए राह शायद आसान हो जाती। एक सवाल यहां पर मेरे जहन में और अभी आ गया। आपने अखिलेश यादव का जिक्र किया कि वहां पर गए नहीं, यहां नहीं गए, वहां गए। बिल्कुल सटीक सवाल है आपका राकेश जी।
शैलेंद्र जी, आपसे इस बात को समझना चाहेंगे, जितने भी उपचुनाव हुए हैं उन उपचुनावों में अखिलेश यादव ने अपने आप को दूर रखा है उन उपचुनावों से, लेकिन यह एक ऐसा उपचुनाव हो रहा है जिसमें पूरी तरह से वो चुनावी प्रचार प्रसार में जुटे हुए हैं और वो कह रहे हैं, जनता से अपील कर रहे हैं। उनमें और इनमें भिन्नता क्या है? वजह भाई, कैंडिडेट वो भी समाजवादी पार्टी के थे, वो चाहे विधानसभा के उपचुनाव हो चाहे लोकसभा के उपचुनाव हो। कैंडिडेट यहां भी समाजवादी पार्टी के हैं, वो पारिवारिक रिश्ते आपके क्या हैं वो अलग हैं। राजनीति, क्योंकि अभी आप अखिलेश यादव का खुद बयान सामने आया कि वो उनके पारिवारिक संबंध चाचा से अच्छे थे, लेकिन सियासी संबंध थोड़े से गड़बड़ थे, वो आज ठीक हुए हैं। तो सियासी संबंध आपको पार्टी को ऊंचे ले जाना है तो सियासी संबंध आपको समय से अच्छे रखने पड़ेंगे, वो आपका कैंडिडेट चाहे घर का हो या फिर बाहर का हो। अखिलेश जी मायावती जी से बहुत ज्यादा प्रभावित हैं। वो उन्हीं की कार्यशैली को अपनाना चाहते हैं, उन्हीं की तरह बिल्कुल एकदम अलग से दिखना चाहते हैं। तो जिस तरह मायावती कभी उपचुनाव में प्रचार करने नहीं जाती, उसी तरीके से इन्होंने भी अपनाया और इनकी एक कोशिश थी। ठीक है, सभी लोगों की अपनी स्टाइल होती है, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अपनी पार्टी के, लेकिन यह भी हमको स्वीकार करना चाहिए कि यदि युद्ध हो रहा है और उसमें सभी लोग अपने अपने महारथियों को लगा रखे हैं और आप अपनी पार्टी के आप ही सबसे बड़े महारथी हैं, तो फिर आपको भी स्वयं युद्ध मैदान में उतरना चाहिए। और शायद अब इनको ये बात समझ में आ गई है। हो सकता है परिवार का मामला है, पत्नी है, तो इस वजह से नहीं, परिवार तो आजमगढ़ में भी था। हाँ, लेकिन वो परिवार कहाँ पत्नी और कहाँ चचेरे भाई, सब तो हो ही जाता है। तो वो तो दिखता है। तो अब इनको ये लग रहा है कि चलो इसी बहाने पहुंचे रहो, इनको भी जिता करके लोकसभा में पहुंचा दिया जाए। उससे एक फायदा और रहेगा, जो इनकी अपनी दूर की सोच है, जो इनकी अपनी महत्वाकांक्षा उसको दर्शाता है कि मुलायम सिंह जी की हर विरासत पर कब्जा करो। अगर मुलायम सिंह जी ने पार्टी बनाई तो उसको अपने हाथ में ले लिया, सत्ता आई तो अपने हाथ में ले लिया, और अब उनकी जगह फिर खाली हुई तो उस पर भी अपनी पत्नी को चुनाव लड़ा दे। तो कहीं कहीं से इनको ये मैसेज भी देना है कि मुलायम सिंह जी के हम ही एकमात्र इकलौते चश्मो चिराग हैं, बाकी कोई दूसरा इसमें सेंधमारी करने वाला या हिस्सेदारी करने वाला नहीं है। क्योंकि शिवपाल जी बहुत जोर खरोश के साथ इस बात की हर जगह प्रचार करते ही थे कि मैं नेताजी के ही लिए कर रहा हूँ, नेताजी के सम्मान के लिए कर रहा हूँ। ये अलग बात है, नेताजी जीवित थे तो उस वजह से ये बात बहुत नहीं चल पाई। तो इनके मन में तो ये है कि जहाँ पर भी नेताजी का नाम है, नेताजी के का कोई भी अचीवमेंट है, तो उस उपलब्धि को पहले अपने हाथ में करें। शायद इसीलिए इन्होंने यहाँ से डिम्पल जी को चुनाव लड़ाया है और इसीलिए ये चाहते हैं कि किसी प्रकार से डिम्पल जी जीत जाएं और लोकसभा में नेतृत्व करें, ताकि ये कह सकें कि माननीय नेताजी के स्थान पर अब हमारी पत्नी है। और इसमें कोई बुराई भी नहीं, लेकिन ये इससे इनकी एक सोच का प्रदर्शन होता है। ठीक बात है, आपने ये बातें कही, उसमें भी दम है। और कहीं ना कहीं जो मेरा आकलन था वो भी मुझे लग रहा है कि अगर अपनी पत्नी को नहीं उतारते, मैदान पर नहीं लाते, तो चाचा का इतनी जल्दी आ जाना संभव नहीं होता। नवीन जी, आज जिस स्कूल में कार्यक्रम का आयोजन किया गया जी, उस कार्यक्रम में हमने भी बहुत हाथ सेके हैं। हाथ सेकने का मतलब कुछ और मत समझिएगा, हाथ सेकने का मतलब ठंड में हमने वहाँ काफी समय बिताया है। जी जी जी, तस्वीरें आई, सुखद रही, अच्छा लगा, सभी को लगा। मुझे लगता है आप बीजेपी पे आरोप लगा रहे हैं, लेकिन बीजेपी भी मन में प्रसन्नता होगी, सोच रही होगी कि अच्छा है, जो चाचा भतीजे के बीच में जो दूरियां थी, जो खाई थी, वो भर गई है। लेकिन अब इसके बाद देखिए, अभी कह रहे हैं राकेश जी कि आप तैयार रहिए आरोपों को झड़ी लगाने के लिए, और आपने भी कहा कि प्रशासनिक अमले का दुरुपयोग किया जा सकता है। और आज चाचा शिवपाल सिंह यादव ने भी ये बात कही है जनसभा में, अगर आपने सुना होगा तो, कि होशियार रहिए, तैयार रहिए, कहीं झगड़ा होता है तब भी आप बीच में मत कूदिएगा, जाइएगा, क्योंकि आपकी तस्वीरें वहां पर आ जाएंगी और जो झगड़ रहे होंगे उनकी तस्वीरें नहीं आएंगी। ये बात शिवपाल सिंह यादव ने कही है। तो ऐसा तो नहीं कि वास्तव में जो राकेश जी कह रहे हैं आने वाले समय में वो स्थिति बन जाए फिर? किसी का काम है और इनकी पार्टी का ये चरित्र रहा है, लोगों
ये परिवारों को तोड़ना, दलों को तोड़ना, ये इनका चरित्र है, ये प्रमाणित चरित्र है, इसमें कोई हमें आरोप नहीं है, ये वास्तविकता है, ये इनका वास्तविक चरित्र है ये। अब दूसरी चीज आती है कि अगर हमारे यहाँ आपस में राजनीतिक विचारधारा दोनों लोगों की मिली है, जो जनरेशन गैप है वो खत्म हुआ है, तो ये बड़ा सुखद चीज है और हर कार्यकर्ता हमारी पार्टी का बहुत उत्साहित है। सारे समाजवादी विचारधारा के लोग जो इस चीज की भगवान से प्रार्थना कर रहे थे, ये सारे लोग मिलके एक राकेश जी भी खुश है भाई। राकेश जी क्या आप नहीं खुश हैं? राकेश जी क्या आप नहीं खुश हैं? राकेश जी राकेश जी को चिंता, क्या बात कर रहे हैं? राकेश जी को चिंता सता रही है कि अपर्णा जी भी घर वापसी कर रही हैं, अब उनको ये चिंता सता रही है। और अभी आपको लगता है संशय है जीतने में, अपर्णा आएंगी तभी आप जीत पाएंगे। अरे भैया आप सुन लीजिए, अरे हम मैनपुरी की बात नहीं कर रहे, मैनपुरी हम जीत रहे हैं, हम आपसे खतौली भी जीतेंगे और रामपुर भी जीतेंगे। इतना डर क्यों कि आप कह रहे हैं सरकारी मशीनरी ने आजमगढ़ ये ईवीएम पे भी आपने। अरे भाई साहब जो आपने किया है वो प्रमाणित है, मैं वो बता रहा हूँ राकेश भाई, मैं वही बता रहा हूँ कि जो प्रमाणित है मैं तो उसकी बात कर रहा हूँ, उसका बोल रहा हूँ कि जब भी आप हारने के बाद मैदान में आइए बताने। अरे भैया अच्छा चलो एक चीज बता दी, एक ये वहाँ तैयारी तो ठीक, छोटा सवाल, धर्मेंद्र जी यादव आप एक ही बात को बड़ा करते, आप जवाब दे देना मुझे, आप एक जवाब दे देना। उत्तर प्रदेश में आपके योगी जी इतने लोकप्रिय थे और मोदी जी इतने लोकप्रिय थे कि आप 100 सीटों पर मात्र 100, 500, 200, 300 इन अंतरों से क्यों जीते भैया? फिर तो आपको बड़े अंतर से जीतना चाहिए था, नहीं जीते ना। आपने बात सुन लो, अरे भाई साहब सुन लीजिए, आपने वहाँ क्या खेल खेला? आपने सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करते हुए दिव्यांगजन और सीनियर सिटीजन के वोट जो बैलेट पेपर से लिए थे उसमें बेईमानी की है, और वो बैलेट पेपर तमाम जगह नगर निगम की गाड़ियों में बरामद हुए हैं। इस सत्य को कैसे नकारोगे आप? और एकदम सही कहा नवीन जी आपने। आप जो तैयारी कर रहे हैं उसमें एक एक पॉइंट जोड़ रहे हैं, लेकिन तैयारी अच्छी चल रही है आपकी। भाई साहब हमारे कोई आरोप आज कोई आरोप तो मार्च से चल रहे हैं, 10 मार्च के बाद आपने 3 पॉइंट और जोड़े वाराणसी के अंदर क्या हुआ के साथ? मैं तारीफ करता हूँ कि आपकी चल रही है। मेरे सुझाव को नवीन जी आप मान रहे हैं कि आप हार रहे हैं और अच्छी तैयारी के साथ थे हमारे हारने के। तीनों जगह चुनाव जीत रहे हैं, आप पता नहीं किस मुकाबले में बैठे हैं। और ट्रेन रिकॉर्ड ठीक नहीं है। चलो अच्छा ये धर्मेंद्र यादव हारे हैं, आप बता और धर्मेंद्र यादव के करने नहीं गए अखिलेश यादव। मैनपुरी की हार का जिम्मेदार कौन होगा? राकेश भाई आप प्रचार चलिए बता दे रहे हैं, नवीन जी बता दे रहे हैं। एक सेकंड राकेश जी आते हैं आपके पास। नवीन जी बता दीजिए भाई कि अन्य उपचुनावों में अखिलेश यादव क्यों नहीं गए और इसमें मैनपुरी का ऐसा क्या उपचुनाव है जो कि इसमें मैदान पर आ गए? नहीं देखिए, ऐसा है कि जब हमने 2 उपचुनाव देखे, आजमगढ़ और रामपुर देखा, और आजमगढ़ और रामपुर में न जाने से जो छोटे छोटे मार्जिन से हम हारे हैं, तो निश्चित तौर पर चिंतन किया है माननीय अखिलेश जी ने, और चिंतन करने के बाद आज वो सामने है। और मैनपुरी एक ऐसी सीट है जो नेताजी की अपनी सीट रही है। नेताजी की अपनी सीट पर समाजवादी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता फोकस कर रहा है और काम कर रहा है। आजमगढ़ भी अखिलेश यादव की थी सीट और उसके पहले नेताजी की थी। आजमगढ़ नेताजी की सीट रही थी, उसके बाद वहाँ से सांसद अखिलेश यादव जी बने थे, उसके बाद अखिलेश यादव जी वहाँ से सांसद बने थे। अभी वर्तमान में सेटिंग एमपी अगर थे मैनपुरी से, तो माननीय नेताजी हमारे थे। अब नेताजी के न रहने पे जिम्मेदारी है हर एक कार्यकर्ता की और पार्टी अध्यक्ष की, तो सीट को फोकस करें और बड़े अंतर से वहां से विजय श्री हासिल करके आ गया है। चलिए ठीक है, विजय श्री किसको हासिल होगी ये तो आने वाला वक्त बताएगा। हालांकि राकेश जी भी कह रहे हैं उनकी तैयारी कमजोर नहीं है और आप तैयार रहिए, जिस तरीके से जो तैयारी कर रहे हैं उन तैयारी को मजबूत करिए। चुनाव लड़ने के लिए आयातित कार्यकर्ता को लड़ाना पड़ा, उनके पास तो मैनपुरी का कोई लोकल कार्यकर्ता नहीं मिला। चलिए वही आरोप आप पर भी नवीन जी वो लगा रहे हैं कि दरअसल वो कह रहे हैं कि आपके पास परिवार के अलावा कोई कार्यकर्ता नहीं था। वही सवाल वो भी वो कह रहे हैं। क्यों नहीं है? 125 विधायकों में कितने परिवार के हमारे? चलिए वो लिस्ट फिर अगली चर्चा में कभी राकेश जी देंगे। फिलहाल शैलेंद्र जी, राकेश जी और नवीन दुबे जी, आप तीनों मेहमानों को हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। समय के अभाव चलते चर्चा को यहीं पर विराम देना पड़ रहा है। और लगातार जिस तरीके से मैनपुरी में अब सियासी दंगल शुरू है, चाचा और भतीजे एक साथ आ गए हैं। अब सवाल यह सबसे बड़ा उठता है कि वास्तव में आने वाले समय में क्या बीजेपी के लिए राह अब आसान नहीं होगी? अब वहां पर अपर्णा यादव को लेकर के जिस तरीके से भी बात हो रही थी,
समाजवादी पार्टी का दावा है कि कुछ दिनों में वो भी वापस आ जाएंगे, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहां पर यह है कि क्या वास्तव में मैनपुरी की सीट को डिंपल यादव फतह कर ले जाएंगे? ये आने वाला वक्त ही बताएगा। इस चर्चा में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।